नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जसजीत कौर और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस YouTube चैनल पर आप कक्षा 10वीं के हिंदी विषय से संबंधित अनेक रचनाओं की वीडियोस को देख पाएंगे। और आज की वीडियो में भी हम आपकी क्षितिज पुस्तक के एक ऐसी ही कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों, अब आपके समक्ष मैं 2 चित्र प्रस्तुत करूंगी। ये है पहला चित्र और ये है दूसरा चित्र, जो कि एक मोहे कंपनी के विज्ञापन से लिया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने ये विज्ञापन टीवी पर अवश्य ही देखा होगा। तो अब आपको मुझे बताना है कि दोनों चित्रों में हमारे समाज की कौन-सी परंपरा को दर्शाया गया है। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यदि इसका उत्तर मैं आपको बताऊं, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों चित्रों में जो हमारे समाज की प्रसिद्ध परंपरा है कन्यादान, उसे दर्शाया गया है। और इस विज्ञापन में भी कन्यादान की जगह कन्यामान की बात की गई थी। कन्यादान क्या होता है? कन्यादान जबकि माता पिता द्वारा अपनी बेटी का, अपनी कन्या का दान कर दिया जाता है, मतलब कि उसका विवाह दूसरे घर में कर दिया जाता है, उसे हम कन्यादान कहते हैं। तो जो आज की हमारी कविता है उसका शीर्षक भी है कन्यादान। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं श्री ऋतुराज जी। और इन्हें हिंदी साहित्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। तो कविता की शुरुआत करने से पहले हम इनके जीवन से परिचित होंगे कि इनके जीवन के कौन से मुख्य बिंदु हैं और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। तो चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 भरतपुर नामक गांव राजस्थान में हुआ था। इनकी शिक्षा इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में इन्होंने एमए की थी। और इन्होंने 40 वर्ष तक फिर अंग्रेजी में ही इन्होंने साहित्य लिखा और उसके बाद इन्होंने हिंदी में साहित्य लिखना शुरू किया। और लेखन का विषय जो इन्होंने अपनी लेखन का विषय बनाया था, उन्होंने लोगों की चिंताएं और मुख्य रूप से मध्य वर्ग के जो लोगों की चिंताएं और जो उनके द्वारा शोषण देखा जाता था, उनको इन्होंने माध्यम बनाकर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा, जिससे कि इनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई। और इनकी रचनाओं के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार मिले, जैसे कि वैसुधीर, मीरा, सोमदत्त परिमल, सुब्रमण्य भारती, हिंदी सेवी सम्मान और परिवार सम्मान जैसे अनेक ऐसे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। और इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने मुख्य रूप से कविताएं लिखी थी, इसलिए उनकी रचनाओं को हिंदी साहित्य में काव्य संग्रह में शामिल किया गया था। और इनके द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं वह है मैं और इंगस, एक मरण मरण धर्मा और अन्य, कितना थोड़ा वक्त, पुल पर नारी, अबेकस, नहीं प्रबोध चंदोर्य, सूरत नीरत। ये इनकी कविताओं में से मुख्य कविताएं हैं जो लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी और लोकप्रिय हुई थी। इसके अलावा भी इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। और इनकी जो कविताएं हैं वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी कि राजस्थान में, जहाँ पर इन्होंने अपना बचपन और जहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, वहाँ पर अनेक कॉलेज और स्कूलों में इन कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इनकी रचनाएं कितनी ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई थी। तो अब आपके समक्ष जो ऋतुराज जी हैं उनके जीवन परिचय से संबंधित यहाँ पर एक मिलान प्रस्तुत किया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है कि खंड क के बिंदु का मिलान खंड क के किस बिंदु के साथ होगा। और आपको इसका मिलान करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसका मिलान करके सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये थी हमारी कविता। और अब हम इनका जो ये पद है इसका एक एक करके व्याख्या करेंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर है हमारे समक्ष पहला पद्य। तो इसमें कहता है, कवि
कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब यहाँ पर कवि जो एक माँ है और एक बेटी है, उसका कन्यादान के समय जो उनके बीच में घटना घटित होती है, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले तो मैं जो आपको यहाँ पर कठिन शब्द आए हैं उसके बारे में बताती हूँ कि प्रामाणिक का अर्थ होता है जो चीज स्वाभाविक लगे, जो चीज जिसे हम प्रमाण के रूप में माना जा सके, उसे हम प्रामाणिक कहते हैं। और फिर पूंजी होती है, जो धन हमने बहुत समय से एकत्र करके रखा होता है अपने पास, उसे हम पूंजी कहते हैं। तो कवि अब जो माँ और बेटी के बीच में कन्यादान के समय जो घटना होती है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो एक माँ है, जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करती है, जिस बेटी को उसने बचपन से इतने पाल पोस कर बड़ा किया है, और वो बेटी उसके जीवन की साथी होती है, क्योंकि एक माँ के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि मैं बताती हूँ अपनी अनुभव कि मैं अपनी माँ के साथ हर बात साझा करती हूँ और मेरी माँ भी मेरे साथ हर बात साझा करती है, तो हम दोनों में बहुत ही ज्यादा लगाव है। तो इसी प्रकार कवि बताते हैं कि जब वो अपनी बेटी का, जिसको उसने इतना पाल पोस कर बड़ा किया होता है, जब वो उसको उसका कन्यादान करती है, जब उसकी वो विदाई करती है, तो जो उसका दुख होता है वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक होता है, क्योंकि जो वो दुख होता है वो दूसरे व्यक्ति द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि वो कहते हैं वो इसलिए दुखी होती है क्योंकि जो एकमात्र उसके जीवन की साथी होती है, वो उसको भी दूसरे घर में भेज देती है, और उसे ऐसा लगता है उस समय, जो लड़की है उसको अंतिम पूंजी के साथ उसकी तुलना की गई है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार हम अंतिम पूंजी किसी को दे देते हैं, उसके बाद जो हमें दुख होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसके बाद हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि उसी प्रकार जब वो लड़की है, वो जो माँ है, वो अपनी बेटी का जब कन्यादान कर देती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जो उसके जीवन की एकमात्र जो पूंजी थी, उसको भी उसने दान कर दिया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसका दुख स्वाभाविक भी होता है। तो मैंने यहाँ पर व्याख्या लिखी है, आप यहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं। तो अब आपके समक्ष एक प्रश्न है, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है कि लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी, सहारा थी, बेटी थी, पूंजी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कवि यहाँ पर जो लड़की है उसके बारे में अब वो उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसी है लड़की। तो वो कहते हैं कि जो लड़की थी वो अभी सयानी नहीं थी। सयानी किसे कहा जाता है? एक ऐसी स्त्री को जो बुद्धिमानी हो और जो अनुभवी हो, उसे सयानी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लड़की थी जिसका कन्यादान हो रहा है, वो बड़ी तो हो गई थी, उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो सयानी नहीं थी। वो कैसी थी? वो भोली और सरल थी, क्योंकि वो कहते हैं कि उसने अपने जो जब तक वो अपने माता-पिता के घर में रही, उसने केवल सुख ही देखे अपने जीवन में। उसने अपने जीवन में सुख देखे हैं, और जो दुःख हैं उसे उनको बाँचना बाँचना मतलब उसका सामना करना नहीं आता था, क्योंकि उसने हमेशा सुख का सामना किया था और उसे अब ये नहीं पता था कि यदि मेरे सामने कोई दुःख या फिर कोई परेशानी आएगी तो वो उसका सामना कैसे करेगी। और फिर वो कहते हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए बाहरी दुनिया तब तक धुंधली उसके लिए होती है जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलता। एक व्यक्ति तभी बाहरी दुनिया के बारे में जान पाता है जब वो बाहर निकलेगा, अपने घर से बाहर निकलेगा, लोगों के साथ मिलेगा-जुलेगा। तो लेकिन इधर जो लड़की है वो हमेशा अपने घर में रही होती है और माँ-बाप के घर में रहती है, और उसने हमेशा सुख देखे होते हैं। तो इसलिए जो बाहरी दुनिया का जो चित्रण है वो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा धुंधला होता है। और वो कहते हैं कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि उसने एक लयबद्ध पंक्तियों में उसने हमेशा एक लयबद्ध तरीके से सुख का ही सामना किया है। इसलिए जब तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक उसे बाहरी दुनिया है जो उसका उसके बारे में वो नहीं जान पाएगी और उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने लड़की का वर्णन किया है कवि ने। तो अब आपके समक्ष मैंने यहाँ पर कुछ इन दोनों पद्यों से निकाल कर कुछ शब्द दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से प्रत्यय छाड़ना। प्रत्यय क्या होता है? जो कि मूल शब्द के पीछे लगता है। तो अब आपको इन चारों शब्दों में से प्रत्यय छाड़ना है कि इनमें प्रत्यय कौन है, और उस प्रत्यय से आपको एक-एक नया शब्द भी बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए अब हम आगे की पद को देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं।
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पर जो एक माँ है वो आदर्श परंपराओं से हटकर, जो आदर्श परंपराएं समाज के द्वारा एक लड़की के लिए बोली जाती हैं, उन परंपराओं से हटकर उसने अपनी बेटी को सीख दी है। वो क्या सीख देती है? पहले वो बताती है कि माँ कहती है कि तुम जो अपनी सुंदरता है उस पर तुम कभी भी इतराना नहीं। झांक कर वो कहती है कि झांक कर का अर्थ क्या होता है? जब तुम चोरी से किसी चीज को देखते हो, और रीझने का अर्थ होता है कि प्रसन्न होना। वो कहते हैं कि तुम अपनी सुंदरता पर कभी भी प्रसन्न मत होना, कभी भी इतराना नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि समाज में या फिर एक गृहस्थी को चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा जो एक व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अपनी सुंदरता पर कभी भी घमंड मत करना। ये पहली वो सीख देती हैं। और फिर वो कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और भूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। अब वो दूसरी सीख देती हैं कि जो आग है तुम उसका इस्तेमाल रोटियां सेकने के लिए करना, मतलब कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही आग का इस्तेमाल करना। लेकिन यदि कोई तुम पर अत्याचार करता है तो तुम उन अत्याचार और उन परेशानियों से परेशान होकर उस आग का इस्तेमाल जलने के लिए कभी मत करना। वो कहती है कि यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते यदि तुम पर कोई अत्याचार करेगा तो तुम उसका डट कर विरोध करना। तो यहाँ पर वो ये सीख दे रही है। यहाँ पर कवि उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो कि जो स्त्री है उन पर वो अत्याचार करते हैं, और वो स्त्री परेशान होकर खुद को आग में जला लेती है, या फिर लोगों द्वारा स्त्री को आग में जला दिया जाता है। उन कवि ने उन लोगों पर कटाक्ष किया गया है। तो इसी से संबंधित माँ जो है अपनी बेटी को सीख देती है। और फिर वो कहती है कि वस्त्र और भूषण, हम देखते हैं कि जो वस्त्र और भूषण होते हैं ये दोनों ही चीजें स्त्री को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि ये उनके सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो वो कहती हैं कि ये दोनों चीजें क्या है? शाब्दिक भ्रम है, भ्रम की ये वहम है सिर्फ। वो इसलिए वो माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम कभी भी वस्त्र और भूषण, यदि तुम्हें कोई बोले कि मैं तुम्हें वस्त्र या फिर अच्छे आभूषण लेकर दूंगा, तो तुम कभी भी इस चीज का लालच मत करना, क्योंकि ये सौंदर्य को तो बढ़ाते हैं लेकिन ये बंधन है स्त्री जीवन की, कि ये स्त्री को घर में ही बांध कर रख देते हैं। तो इसलिए कभी भी तुम इनके लालच में मत फंसना। और फिर वो अंतिम जो सीख देती है वो कहती है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर जो कवि है वो बताते हैं कि जो एक माँ है वो अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम लड़की होना, मतलब जो भी एक लड़की में गुण होते हैं, जैसे कोमलता, अबला नारी जिसे हम कहते हैं, या फिर आज्ञाकारी, जिम्मेदार होना, ये सभी गुण तुम अपने अंदर रखना। लेकिन यदि कोई तुम्हारे पर अत्याचार करे, तुम्हारा विरोध करे, तो तुम्हें उस अत्याचारों का डट कर सामना करना है। वहां पर तुम अपनी कोमलता या फिर आज्ञाकारी होने के जो गुण है वो नहीं दिखाओगी। वहां पर तुम इन आदर्श गुणों से हटकर तुम एक सशक्त नारी बनकर और एक मजबूत नारी बनकर तुम उन अत्याचारों का सामना करोगी, और तुम डटकर उन अत्याचारों का, अपने आदर्श गुणों से हटकर तुम उन अत्याचारों का सामना कर कर उनका विरोध करोगी। तो ये है 4 सीख जो एक माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय देती है। तो यही थी हमारी कविता। अब आपको ये जो पंक्तियां हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, और माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो आपको इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए इन 2 प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने ऋतुराज जी द्वारा रचित जो एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका शीर्षक था कन्यादान, उसके बारे में जाना, और हमने देखा कि किस प्रकार से आदर्श परंपराओं से हटकर एक माँ कन्यादान के समय अपनी बेटी को क्या सीख देती है, हमने उसके बारे में जाना। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद।